डियर स्टूडेंट्स, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि आज मौसम बदलने वाला है। मौसम क्यों बदलने वाला है ना? वी विल सी इन दिस पोम। So welcome to your YouTube channel Toppers Mindset, where we go from confusion to clarity. I hope you all are doing well. In today's video we will discuss class 10th first poem, Dust of Snow, along with exam oriented facts. So what are we waiting for? Let's begin. So my dear students, this is our first poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. So before we begin the poem, let's know the meaning of the title of this poem. Dust of Snow means fine or very little, fine or very little particles of snow or fallen snow. जो है ना, जो बर्फ गिरती है ना विंटर सीजन में, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। उन्हीं को राइटर ने यहाँ रेफर किया है डस्ट ऑफ स्नो के नाम से। ओके, ही इज आवर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। जस्ट लुक एट द इंफॉर्मेशन। टीओबी एंड डीओडी, अमेरिकन। ही इज एन अमेरिकन पोएट ऑफ 20th century. ही इज नोन फॉर सिंपल लैंग्वेज, रूरल सेटिंग मतलब जो गांव क्षेत्र को दिखाते हैं ना, ठीक है, ठीक। इन मार्च 26, 1874 अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में पैदा हुए थे, ठीक है। ही टुक हिज एजुकेशन इन हार्वर्ड एंड डरमाउथ कॉलेज बट डिड नॉट कंप्लीटेड हिज डिग्री। एज अ लिटरेरी फिगर फेस्ड रिजेक्शन इन अमेरिका। सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट, जो कि जर्नलिस्ट थे, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, व्हेन ही डाइड and for Frost was only 11. So Frost moved to England in 1912, where his poetry gained recognition. जहां उनकी पोइट्री को एक पहचान मिलती है, रिटर्न वो वापस आ जाते हैं कहां पे? अमेरिका में एज अ फेमस पोएट अपने कंट्री में वापस आ जाते हैं। So let's know in a very short his major works. रोड नॉट टेकन 9th में आपने पढ़ी होगी, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड स्नोवी इवनिंग यूपी बोर्ड में है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो वी आर स्टार्टिंग और वी आर स्टडिंग। फायर एंड स्नो सेकंड पोम ऑफ योर सिलेबस, वी विल, है ना, वी विल लर्न और स्टडी लेटर। रोड साइड स्टैंड 4th पोम है 12th क्लास में आपके, ठीक है। आप 12th में जब पहुंचेंगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगी। ही वन 4 पुलित्जर प्राइज फॉर हिज पोइट्री। पुलित्जर प्राइज अमेरिका में दिए जाते हैं। He was invited for reciting his poetry, the gift outright, on the inauguration of the president, American President John F. Kennedy. इनके शपथ ग्रहण समारोह में 1961 में इनको बुलाया गया था। इन्होंने वहां पे अपनी पोम जो है रिसाइट की थी। About the poem, short, lyrical, philosophical, nature poem. शॉर्ट मीन्स क्या है? ये पूरी की पूरी पोम जो है क्या है? एक सेंटेंस है, एक क्या है? पूरा का पूरा सेंटेंस है, बीच में कहीं रुकती नहीं। हम लोग जो है, जो है ना, व्हेन यू फाइंड दिस पोम ना, यू फाइंड इट इन 2 स्टेंजास बट इट इज अ सिंगल सेंटेंस। वो भी कैसा सेंटेंस है? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं ना, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ग्रामर का पॉइंट है, यहां डिस्कस नहीं करेंगे। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक सिंगल सेंटेंस है, तो इसलिए वेरी शॉर्ट पोम है ये। लिरिकल क्यों है? व्हाई इट इज लिरिकल? बिकॉज इट कैन बी संग, क्योंकि इसे गाया जा सकता है, बिकॉज इट हैज मीटर एंड राइम स्कीम। फिलोसॉफिकल क्यों है? क्योंकि ये एक मैसेज देती है हमें, दार्शनिक मैसेज हमें देती है, इसलिए फिलोसॉफिकल है। इट इज अ नेचर पोम। व्हाई? बिकॉज इन दिस पोम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैज बीन यूज्ड लाइक क्रो, हेमलॉक ट्री, dust of snow. So we find the description of dust of snow, crow and hemlock tree in this poem. That's why the poem is nature poem. It is an autobiographical. Why? Because it is related to poet himself life, है ना, poet's life, poet की life से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये autobiographical है, इसीलिए ये personal भी है, ठीक है। It is written in first person narrative. First person narrative means when the writer or the speaker of the poem speaks about himself using the pronoun I, me, my, ठीक। सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन नरेटिव। फर्स्ट पर्सन नरेटिव मतलब ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे, जो पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पार्ट होते हैं ना,
तीन पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है तीन पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी और इनकी पूरी फैमिली आती है, इसमें यू, सेकंड पर्सन में यू और इसकी पूरी फैमिली, थर्ड में ही, शी, इट और दे और इन चारों की फैमिली आती है ना थर्ड पर्सन पे। तो बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ फॉर्म ना प्रोनाउन आई, मी, माई, यूजुअली कॉमनली आई, वी एंड माई इज यूज्ड, दैट्स व्हाई द पोएम इज इन फर्स्ट पर्सन नरेटिव। नरेटिव मतलब नरेट, स्टोरी किस तरह से बताई गई है, नरेट की गई, किस तरह से नरेट की गई है स्टोरी, दैट इज व्हाट नरेटिव। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हुए इसलिए फर्स्ट पर्सन नरेटिव हो गया। इन 1923 पोइट्री कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, न्यू हैम्पशायर नाम से एक पोइट्री कलेक्शन है। इसी कलेक्शन में ये डस्ट ऑफ स्नो पोम पब्लिश हुई थी 1923 में। इसी पोम के लिए इन्हें 1924 में पुलित्जर प्राइज मिला और ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लिखी गई थी। ठीक, सो मिलियन इन वर्ल्ड वॉर मिलियंस वर डाइड, सर्वाइवर्स सफर्ड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ठीक, वो आइसोलेटेड, डिस्कनेक्टेड फील करते थे गॉड से और रिलीजन से, उनका जो भरोसा था उड़ गया था। ठीक है, लोग जो है भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहे थे। इंडिविजुअल फेल्ट अलोन इन अ क्राउड। आइसोलेशन की जो थीम थी वो लिटरेचर का जो है पार्ट बन जाती है। नाउ थीम ऑफ दिस पोम इज, थीम मतलब सब्जेक्ट या टॉपिक, क्या क्या इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो नेचर एंड रूरल लाइफ, ग्रामीण क्षेत्र को दिखाया गया, नेचर को दिखाया गया, आइसोलेशन दिखाया गया कि आइसोलेटेड फील कर रहा होता है राइटर, और फीलिंग, सेंस ऑफ लॉस उसके अंदर होता है, और वो होपलेस होता है। पहले क्या होता है, होपलेस होता है, ठीक है, होपलेस होता है, फिर होपफुल हो जाता है लास्ट में, लेकिन पहले वो होपलेस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल मोमेंट, छोटे छोटे जो पल हैं खुशियों के, है ना, एंजॉयमेंट के या जॉय के, उनकी जो क्या वैल्यू है उसको जो है इसमें ये थीम है, मतलब इसमें ये बताया गया कि छोटे छोटे जो खुशी के पल होते हैं उनकी क्या वैल्यू है। स्टाइल, लिखने का स्टाइल कैसे लिखा गया है, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज की गई है, सिंबॉलिक मीनिंग उसमें छुपा हुआ है। ठीक है, मूड एंड टोन यानी लिखने का जो है टोन, किस मतलब मूड में उसने लिखा हुआ है राइटर ने। पोम जो है पोम बिगिंस विद सैडनेस एंड रिग्रेट। पोम कैसे बिगिन होती है कि जब पोएट कैसा होता है, सैड होता है और एंड ही वाज रिग्रेटिंग फॉर समथिंग इन पास्ट, है ना, सम पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहा है। इसमें पेन, वो किस चीज के लिए रिग्रेट कर रहा है, इसमें इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसको इस जो पोम है ना, इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए, अगर ये इस पोम को ना किसी पर्टिकुलर ग्रीफ, सोरो के साथ में अटैच कर दिया जाता, दिखा दिया जाता कि वो किस लिए दुखी है, तो ये पोम इतनी यूनिवर्सल नहीं बनती या इतनी अपीलिंग नहीं बनती है, सबके लिए इतनी जो है इंटरेस्टिंग नहीं होती। एंड इंड्स विद होप एंड इमोशनल रिकवरी। और फिर कैसे इंड होती है, जो निराशा होती है, उसकी जो होपलेसनेस होती है, वो होप मतलब वो जो होपलेस होता है ना शुरू में, वो फिर उसकी जो है होपफुल लास्ट में हो जाता है। इमोशनल रिकवरी मतलब जो है वो डिसअपॉइंट होता है, सैड होता है, फिर हैप्पी हो जाता है। दिस इज व्हाट इमोशनल रिकवरी। थोड़ा स्पीड ज्यादा है जल्दी से कवर करने के लिए। सो देयर आर सो मेनी पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस have been used in this poem, but before those will be discussed after discussing the stanza. But before the stanzas, now it is very necessary to discuss the symbolism. Why? Because the poem is a symbolic poem. अगर symbols हमें नहीं पता होंगे कि किस चीज को किस चीज के symbol के रूप में दिखाया गया है, तो poem it will be very difficult for us to understand. लिटरेरी टेक्निक ये होती है, सिंबोलिज्म क्या होता है, लिटरेरी टेक्निक होती है टू एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशन एंड ट्रूथ। किसी सच्चाई, किसी भावना को, किसी आइडिया, किसी विचार को दिखाने के लिए एक ये लिटरेरी टेक्निक होती है, यानी कि पोएट या राइटर या ऑथर यूज करता है, इसलिए लिटरेरी कह रहे हैं इसको। इनडायरेक्टली वो यूज करता है सिंबल्स और इमेजेस को यूज करता है, डायरेक्ट ना बोलकर कुछ, वो इनडायरेक्टली इन सिंबल्स और इमेजेस को यूज करता है अपनी आइडियाज, इमोशन और ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। इन दिस फॉर्म पोएट्स मूड, हेमलॉक ट्री, क्रो एंड स्नो, all these four have been used for a symbolic meaning. Crow symbolizes bad omen, bad luck, fear, gloom. ठीक है, क्रो क्या है, क्या दिखाता है कि वो अपशकुन का सिंबल है, बैड लक का सिंबल है, डर का, और सैडनेस का सिंबल है, ग्लूम का। हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होता है इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड सोरो। पॉइजनस इसलिए क्या हो गया, सिंबल है डेथ और सोरो का, डेथ आएगी तो सोरो आएगा। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज का सिंबल है, डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस ए स्मॉल मोमेंट ऑफ जॉय। खुशी के जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, उनको दिखाता है डस्ट ऑफ स्नो, उनको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रेशिंग और हीलिंग टच ऑफ नेचर, प्रकृति का जो हीलिंग टच होता है, यानी किसी प्रॉब्लम से निकालने वाला, रिकवरी करने वाला, ठीक है, या तरोताजा करने वाला जो एक टच होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। पोएट एंड
पोएट एंड हिज मूड, सैड मूड, वो किसको दिखाता है? पोएट दिखाता है मॉडर्न मैन को, और वो मॉडर्न मैन जो आजकल आइसोलेशन के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, दोज मैन है ना, दोज मॉडर्न मैन हु आर सफरिंग विद आइसोलेशन एंड डिप्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वो मॉडर्न मैन जो आइसोलेशन, अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, उनको दिखाता है। नाउ इट इज आवर फर्स्ट स्टैंजा, इट इज आवर फर्स्ट स्टैंजा, डस्ट ऑफ स्नो है ये, डस्ट ऑफ स्नो। सो द पोम डस्ट ऑफ स्नो हैज 2 stanzas. The dust of snow has 2 stanzas. Stanza 1 describes an incident happened to Robert Frost. स्टैंजा 1 किस चीज को डिस्क्राइब करता है? एक ऐसी घटना को डिस्क्राइब करता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ में हुई थी। एंड स्टैंजा 2 डिस्क्राइब्स और डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द सेम और दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट होने के बाद क्या फर्क पड़ता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, उसको दिखाता है। सो बिफोर वी बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा और द पोम, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। Crow is what? Crow is a bird in black color. एक बर्ड होती है जो ब्लैक कलर में होती है, ठीक है। एंड इट हैज हार्श वॉइस, है ना, एक तरकश आवाज, बहुत तीखी सी आवाज होती है ना। मेरे स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है क्रो उनके लिए एक और सिंबल है। क्रो हैज अ वेरी डीप कनेक्शन टू माई प्रीवियस स्कूल वेयर आई वॉज टीचिंग। लीव इट। Hemlock tree, a poisonous. Hemlock tree is a poisonous tree, symbol of poison and death. Hemlock tree क्या होता है? एक poisonous tree होता है, जहरीला एक पेड़ होता है। किस चीज का सिंबल हुआ? पॉइजन और डेथ का। इसको खाने से कोई मर जाएगा, इसलिए ये किस चीज का सिंबल हो गया? पॉइजन और डेथ का हो गया। शुक डाउन, शुक डाउन, तो शुक इज व्हाट? सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक। शेक वर्ब होती है, उसकी ये सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? टू ट्रेम्बल, है ना, टू ट्रेम्बल, किसी चीज को हिलाना। यहां पर शुक डाउन का क्या मतलब है? मेड समथिंग फॉल बाय शेकिंग, किसी चीज को झकझोर देना, हिला देना कसके, ताकि वो चीज नीचे गिर जाए। सो दिस इज व्हाट शुक डाउन। सो लेट्स सी explanation of this stanza. So in the first stanza, poet describes the mood transforming incident. एक ऐसी घटना जो मूड को ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देगी, इनके मूड को बदल देगी, उस घटना को ये डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। वन डे पोएट वाज वॉकिंग आउटडोर, घर से बाहर घूम रहा था, टहल रहा था, ठीक है, किस पर्पस के लिए, है ना, पता नहीं, डोंट नो। एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, और वो क्या कैसा महसूस कर रहा था? डिप्रेशन, डिप्रेस था वो, ठीक है। एंड ही वाज एक्सपीरियंसिंग आइसोलेशन, अकेलेपन की भावना, अकेलापन महसूस कर रहा था, एंड इमोशनल स्ट्रगल, ठीक है। एंड ही वॉज होपलेस, ही वॉज होपलेस, डिस्पेयर, है ना। दीज आर व्हाट? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हैं ये, इनको दिमाग में रखेंगे ना आप, है ना। इफ यू विल कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू डिस्क्राइब इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। वो कैसा था? ही वॉज एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, आइसोलेशन, इमोशनल स्ट्रगल, एंड ही वॉज होपलेस, डिस्पेयर, and what else? He was in a bad mood. कैसा था वो? Bad mood था, sad था। So these are words, है ना, you all should keep in your mind. They will help you in the examination hall. So a crow, symbol of bad omen, which is the symbol of bad omen, है ना, जो कि एक क्या है? अपशकुन का जो है सिंबल है, प्रतीक है। was sitting on hemlock tree, hemlock tree पे बैठा हुआ था, and hemlock tree is what? A poisonous tree symbolizing nature's negative side और death और nature के negative side, dark side, nature's dark side को दिखाता है कौन? crow and hemlock tree। ये दोनों ही क्या है? हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों नेचर के जो है किसको? डार्क साइड को, नेगेटिव साइड को दिखाते हैं। अब देखो, क्रो तो ऑलरेडी जो है क्या है? नेगेटिव, बैड ओमन, अपशकुन का मतलब अपशकुन का प्रतीक था। ऊपर से वो कहाँ बैठा है? हेमलॉक ट्री, तो सोने पर, हाँ, सोने पर जो भी है, सोने पे सुहागा नहीं, सॉरी, सोने पर अभागा, ठीक है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हाँ। अ क्रो which is a symbol of bad omen, and a hemlock tree, poisonous tree, symbol of negativity, nature's negativity and death. So उस पे वो hemlock tree पे जो है वो बैठा था, shakes off the fine particles of snow. It is common कि ये एक winter season है, ठीक है, और snowfall हो रखा है, ठीक।
अब पेड़ के ऊपर जो है जो स्नोफॉल हो रखा है, वहां पर एक कौवा बैठा हुआ था, वो क्या करता है, उसको जो है हिला देता है उस डाल को, और वो भी कब, व्हेन द पोएट वाज पासिंग अंडर द सेम ट्री, वो भी कब, जब वहां से पोएट जो है वहां से गुजर रहे होते हैं, उसी समय वो हिला देता है। द स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, अब जो है ये जो स्नो होती है उन पर गिर जाती है, लेकिन वो इस स्नो को गिराने से पहले क्या बोलता है कि अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला नहीं बोलता है, क्या बोलता है, वो बदलने वाला है। ओके, हाउ इट विल चेंज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड फाइंड। So dust of snow. So this is what our second stanza, which is effect, which is the effect of the incident described or discussed in the first stanza. First stanza में क्या है, एक इंसिडेंस बताया गया है जो किसके साथ में हुआ है, बेचारे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ में हुआ है। क्या हुआ है कि एक कौवा होता है, इस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ होता है, ये डाल को हिलाता है और डाल से फल नहीं टपकते हैं, क्या करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। So before we start the explanation of this stanza, let's discuss the meaning of the difficult words. Mood. Mood is what? Emotional state of mind. हमारे दिमाग की जो मन स्थिति होती है ना, हमारे दिमाग की जो स्थिति होती है, इमोशनल जो कंडीशन होती है हमारे माइंड की, उसको बोलते हैं हम लोग मूड। सेव्ड, यू विल बी नोइंग, सेव का मतलब होता है बचाना, लेकिन यहाँ पर बचाना व्हाट, प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग रूइंड, बर्बाद होने से बचाना। क्या बर्बाद होने से बचाना, जो बचा हुआ दिन है, दिन का कुछ हिस्सा बीत चुका है ना, पोएट रिग्रेट कर रहा है, अफसोस कर रहा है किसी चीज के लिए, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना, वी ऑल डोंट नो व्हाई द पोएट इज रिग्रेटिंग एंड फॉर व्हाट। हैड रिव्ड, रिव्ड मींस स्पेंट, रिग्रेटिंग, मॉर्निंग, ग्रीविंग। रिग्रेटिंग मतलब पछतावा करते हुए बिताना, मॉर्निंग मतलब दुख करते हुए बिताना, ग्रीविंग का मतलब भी दुख करते हुए बिताना। एक इडियोमेटिक फ्रेज भी इस सेंस में यूज होता है, क्या होता है, व्हाट इज दैट, बीट वंस ब्रेस्ट, छाती को पीटना दुख से, रोते हुए। चेंज ऑफ हार्ट इज व्हाट, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ हार्ट, भावनात्मक जो बदलाव हमारे अंदर होता है, दिस इज व्हाट, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ऑफ हार्ट। और इन अदर वर्ड व्हाट वी कैन से कि सडन चेंज होता है, कहाँ पर होता है, फीलिंग्स, एटीट्यूड और ओपिनियन में हमारे, ठीक, हमारे विचारों में, हमारे जो है फीलिंग्स में, भावनाओं में एक सडन जो चेंज आता है, स्पेशली कैसा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चेंज आता है ना, दैट इज व्हाट चेंज ऑफ हार्ट। गॉट इट। सो यहां पर क्या करें, वो जो इंसिडेंट हुआ है ना पोएट के साथ में, दैट है ना, दैट इंसिडेंट हैज गिवन, उस इंसिडेंट ने क्या दिया है, इनके हर्ट यानी इनके मन में एक चेंज ऑफ मूड, इनके मतलब दिमाग में या इनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें एक चेंज ला दिया है। एंड सेव्ड, और बचा लिया है, इनके सम पार्ट ऑफ द डे, मतलब द रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जो बचा हुआ जो दिन है अभी, जो दिन गुजर चुका है, जो बचा है अभी, उसको उसने बचा लिया है किस चीज से, सॉरी, आई हैड रिव्ड, और वो भी जितना समय वो बर्बाद कर दिया था, जो बच गया है, उस बचे हुए समय को इसने क्या कर लिया है, बचा लिया है। So now let's see the actual explanation or written explanation for this stanza. So in the second stanza, the poet explains the effect of the incident. Incident जो first stanza 1 में जो था, is saying कि falling snow immediately, तुरंत ही क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है, एकदम तरोताजा कर देता है, माइंड एंड हार्ट, उसके मन मस्तिष्क को जो है तरोताजा कर देता है। एंड हिज सैडनेस एंड डिस्पेयर, उसका जो दुख और उसकी जो निराशा होती है, डिसअपियर, ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। एंड ट्रांसफॉर्म, या फिर बदल जाती है, इनटू हैप्पीनेस एंड होप। ओके, सैडनेस जो है, सैडनेस चेंज हो जाती है किसमें, हैप्पीनेस में। डिस्पेयर चेंज हो जाती है होप में। ध्यान से देखिए, ये वर्ड आपस में अपोजिट वर्ड हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है, डिस्पेयर होप में चेंज हो जाता है। ठीक है, जानबूझ के ये वर्ड लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, है ना। लुक एट दीज वर्ड्स, आई हैव रिटन दीज वर्ड्स ना डेलिबरेटली, जानबूझ कर ये वर्ड्स लिखे हुए, सो दैट यू कुड कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड फॉर एग्जामिनेशन। सो पोएट फर्दर सेज, क्या कहते हैं वो, कि ही रियलाइजेज, अब उनको एहसास होता है, ये जो डस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो उन पर आके गिरे हुए हैं उस बेचारे काले कौवे की वजह से, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, जो कि क्या है, एक छोटी सी घटना लग रही है, बट हैज ब्रॉट इमोशनल हीलिंग और स्टेबिलिटी, लेकिन उनके अंदर क्या लेकर आई है, एक इमोशनल हीलिंग, है ना, भावनात्मक जो एक रिकवरी होती है ना, परेशानी से, है ना, रिकवरी, बीमारी से, है ना, सेहत की तरफ आना, दिस इज व्हाट हीलिंग। ठीक है, तो उनके अंदर एक इमोशनल हीलिंग आई है और स्टेबिलिटी, ठहराव आया है उनके अंदर। और क्या किया है, उस इंसिडेंट ने प्रिवेंट कर दिया है क्या, रेस्ट ऑफ द जो डे वो बर्बाद करने वाले थे, ही वाज फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन द रिग्रेट। अब वो जो दिन भर ना पछतावा करके, बचे हुए दिन में जो पछतावा करके, बचा हुआ दिन भी जो बर्बाद करने वाले थे ना, उसको जो है बचा लिया है किसने, इस इंसिडेंट ने।
अनलाइक के विपरीत, किसके विपरीत? ट्रेडिशनल जो पोएट होते हैं, परंपरागत जो पोएट्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन या प्रोफेशनल पोएट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? दे ग्लोरीफाई ब्राइट साइड ऑफ द नेचर, नेचर के ब्राइट साइड को जो है ग्लोरीफाई करते हैं। बट व्हाट हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है? ब्राइट साइड नहीं, डार्क साइड, है ना, नेचर्स डार्क साइड को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। वो कौन है डार्क साइड? क्रो एंड हेमलॉक ट्री। Crow is what? A symbol of bad omen, and hemlock tree is too a symbol of bad omen and poison and death, है ना? All these two या both are the symbol of dark side of nature, negative side of nature, उसको दिखाते हैं। ठीक, फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट deliberately chooses these two symbols to emphasize, इन दो सिंबल्स का उन्होंने यूज किया है जोर देने के लिए। किस बात पर जोर देने के लिए? That unpleasant, unattractive and negative symbols can bring or produce a positive change, कि जो अच्छी ना दिखने वाली चीजें होती हैं और जो नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी चीज के, उनसे भी पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है। इसको एम्फेसाइज करने के लिए, इस पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज यूज्ड दीज टू सिंबल्स और डार्क सिंबल्स। मैसेज ऑफ दिस पोएम इज व्हाट? मैसेज याद रखिए, दिस मैसेज विल हेल्प यू टू राइट अबाउट दिस पोएम इन द एग्जामिनेशन। सो पोएम हाइलाइट्स, क्या हाईलाइट करती है? किस पे ज्यादा रोशनी डालती है? या थ्रोज लाइट ऑन, अब ये साइंस का वर्ड है ना, साइंस में ज्यादा पढ़ते रहते होंगे, इस वर्ड यू विल बी, है ना, listening or hearing this word in science lectures. So highlight क्या करते हैं? healing power of nature. वो क्या दिखाते हैं कि जो है नेचर के अंदर क्या है? healing power है। Nature has healing power to heal the human wounds. जो मानव के घाव होते हैं किसी भी तरह के, साइकिल जो फिजिकल या नॉन फिजिकल हो, इमोशनल हो, उन सारे घावों को क्या भर देती है? कौन? नेचर। नेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, और जो नेचर है वो मानव के जीवन में एक अहम रोल, एक खास रोल अदा करती है। फर्दर मैसेज इज व्हाट? पॉजिटिव चेंज कैन कम फ्रॉम नेगेटिव ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, कि एक जो सकारात्मक बदलाव है वो नकारात्मक चीजों या सिचुएशन से भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट, एक छोटी प्राकृतिक घटना कैन ब्रिंग अ पावरफुल इमोशनल बिग चेंज, वो क्या ला सकती है? एक बड़ी भावनात्मक बदलाव लेकर आ सकती है वो घटना। ठीक है, दिस इज व्हाट मैसेज ऑफ दिस पोएम। नाउ let us discuss the rhyme scheme and then the poetic devices of this poem. जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी, और जो सेकंड स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है? सी डी सी डी है। हियर ना ए बी सी डी और ए टू जेड हैव नो लेना देना विद राइम स्कीम, है ना। यहाँ पे ए टू जेड का कोई राइम स्कीम से लेना देना नहीं होता है। we only use these letters to represent the rhyme scheme, हम केवल राइम स्कीम को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज दे हैव नो कनेक्शन विद द राइम स्कीम। राइम स्कीम इज व्हाट? वी फाइंड और टेक आउट राइम स्कीम फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ ईच लाइन इन द पोएम। ठीक है, और राइम स्कीम होता क्या है? सेम साउंड और सिमिलर साउंड फाउंड इन द लास्ट लेटर ऑफ the line of the poem. A crow rhymes with snow and me with tree. So out of A to Z letters ना, अब सबसे पहले तो हमारे पास ए ही लेटर होता है ना, तो सबसे पहले हम इस वाली राइम स्कीम को हम क्या नाम दे देंगे? ए नाम दे देंगे। अगर इसके जैसी राइम स्कीम है तो ए ही नाम पड़ जाएगी, अदरवाइज बी। अब ये ए की जैसी है नहीं तो हम इसका नाम क्या रख दिया? बी रख दिया। अब ये जो है ये ए की जैसी है तो इसका नाम हमने फिर से रिपीट कर लिया ए नाम, और ट्री बी के जैसा दिख रहा है तो हमने इसका नाम रख दिया बी। तो ए बी स्मॉल लेटर्स ही यूज किए जाते हैं राइम स्कीम में। हियर हर्ट, मूड, पार्ट एंड रूड। हर्ट is rhyming with part, mood is rude. Hurt, mood, part and rude are not having the same sound or similar sound found in the stanza 1. stanza 1 में जो साउंड पाया गया ना, ए और बी वाला साउंड जो भी हमने नाम दे दिया है जिनको, उसके जैसा यहाँ साउंड मिल नहीं रहा है ना, स्नो के जैसा, मी के जैसा कुछ साउंड नहीं है ना, ये साउंड अलग है। तो देन आउट ऑफ ए टू जेड वी हैव यूज्ड ए एंड बी। अब क्या यूज करेंगे हम लोग? सी यूज करेंगे। ठीक, मूड में अब ये हर्ट सी हो गया, मूड इससे अलग है तो इसका नाम रखेंगे हम डी, और ये पार्ट हर्ट के जैसा है, पार्ट हर्ट। ठीक, तो हम इसको फिर से सी रख देंगे नाम। रूड मूड के साथ मिल रहा है तो हम डी नाम रख देंगे, तो ये सी डी सी डी, ए बी सी डी सी डी। If you want question answer and summary of the poem, just comment in the comment section and I will make another lecture on those. So that's all for today's class. If you found this lesson or lecture helpful, do like, share and subscribe to the Toppers Mindset. For the feedback and the next topic you want class for, comment in the comment section. Thank you for watching. See you in the next class. Bye bye.